चलिए पीपीटी दिखाई दे रही है आप लोगों को। आज हम शुरू करते हैं प्रस्थापना का प्रतिग्रहण। कुछ मतलब आप ऐसे समझिए कि जो हम लोग प्रतिग्रहण पढ़ रहे थे उसमें कुछ चीज़ें कल बाकी रह गई थी, उसी चीज़ों को मैं बताना चाहता हूँ। उसका एक चतुर्थ भाग था, चौथा भाग था, फोर्थ भाग था, जो ये कहता है कि प्रस्थापना का प्रतिग्रहण उसकी समाप्ति से पहले होना चाहिए। The acceptance of the proposal should be before its termination. प्रस्थापना का प्रतिग्रहण उसकी समाप्ति से पहले होना चाहिए। यानी प्रपोजल का प्रतिग्रहण उसकी समाप्ति से पहले होना चाहिए। प्रपोजल का एक्सेप्टेंस उसकी समाप्ति से पहले होना चाहिए। यदि प्रस्थापना का प्रतिग्रहण उसके समाप्त होने अथवा उसके प्रतिसंहरण के बाद किया जाता है तो संविदा का निर्माण नहीं होगा। लेखक कहता है कि यदि प्रस्थापना कब बनी? प्रस्थापना तब बनी जब प्रस्तावक ने प्रस्ताव दिया और प्रतिग्रहित ने उसको स्वीकार कर लिया। तो प्रस्थापना का प्रतिग्रहण उसके समाप्त होने, प्रस्थापना का प्रतिग्रहण उसके समाप्त होने अथवा उसके प्रतिसंहरण के बाद किया जाता है। अरे यार आते ही रहेंगे कहां से जो है। अरे और कोई ज्वाइन नहीं, किसी को दिखाई नहीं देता क्या कि मतलब कोई कौन आ रहा है क्या? सिर्फ हम ही को पावर होता है क्या? हम एडमिट कर सकते हैं किसी को? साक्षी नहीं दिखाई दे रहा है क्या? हैं? एडमिट नहीं कर सकते सर, दिखाई नहीं दे रहा है लॉबी में कि कौन आ रहा है। अरे यार कुछ सेटिंग में गड़बड़ी हो गई है, अब सेटिंग करेंगे तब सही करेंगे। ठीक है, जो आ रहे हैं वो भी इतना लेट लेट लोग आते हैं तो क्या करें। तो अब इसको ऐसे समझते हैं कि प्रस्थापना का प्रतिग्रहण उसके समाप्त होने अथवा उसके प्रतिसंहरण के पहले कर देना चाहिए। यानी कि हम कौन हैं? हम प्रस्थापना करने वाले हैं, यानी हम प्रस्तावक हैं। तो प्रस्तावक प्रतिग्रहण उसके समाप्त होने से पहले, तो प्रस्तावक हमारा प्रस्ताव है तो हमारा प्रतिग्रहण उसके समाप्त होने से पहले, यानी हमारा प्रतिग्रहण यानी हमारा प्रस्थापना समाप्त कब होगा? जब समाप्त होगा, जब समाप्त होगा। अरे भाई हम ही बोल रहे हैं या तो आप ही लोग बोल रहे हैं? जब समाप्त होगा, जबकि हम एक प्रस्थापना देंगे और आप उसको स्वीकार कर लेंगे, तो ऐसी दशा में क्या हो जाएगा? हमारा पक्ष जो है वो समाप्त हो जाएगा, यानी प्रस्ताव जो है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे ऐसे समझिए, शब्दों का थोड़ा सा टफ कर दिया है इसने, और ऐसे समझते हैं, मैं एक प्रस्तावक हूं, मैं एक प्रपोजल हूं, मैं एक प्रस्ताव आपके लिए आपके पास लेकर के जाता हूं, क्या मेरी बुक खरीदना चाहोगे? तो यानी मैंने आपको क्या कहा? प्रस्ताव दिया। आपने क्या किया? उसकी प्रतिग्रहीता दी, यानी आपने उसको एक्सेप्टेंस लिया, आपने उसको स्वीकार कर लिया। तो ये कह रहा है कि प्रस्ताव का प्रतिग्रहण उसके समाप्त होने के बाद किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह हो गया कि यदि हम आपसे कोई प्रस्ताव रख रहे हैं तो उसकी समाप्ति तब होगी जब कि आप उसको ग्रहण ना कर लें, उसको स्वीकार ना कर लें। यदि आप उसको स्वीकार कर लेते हैं तो उसकी समाप्ति संभव नहीं होगी। यानी हमने आपसे कहा कि मैं आपको अपनी एक बुक जो है देना चाहता हूं। आपने कहा ओके, मैं ठीक है, मैं खरीदना चाहती हूं। तो यानी आपने हमारी बातों को क्या कर लिया? हमारी बातों को आपने एक्सेप्ट कर लिया। अब ऐसे में संविदा का निर्माण हो गया। अब ये टूट नहीं सकता, ये छूट नहीं सकता। हाँ, लेकिन अगर हमने सिर्फ ये कहा कि मैं आपको अपनी बुक देना चाहता हूं और आपने उसको स्वीकार नहीं किया है, तो मैं चाहूं तो उसको समाप्त कर सकता हूं, पहले ही उसको ले सकता हूं, वापस कर सकता हूं। प्रस्थापना के प्रतिग्रहण के लिए समय निर्धारित या निश्चित होने की दशा में प्रतिग्रहण निश्चित या निश्चित समय के अंदर किया जाना चाहिए। देखिए, शर्त आ गई। हम पीछे कल भी समझाए थे, परसों से भी समझाए थे। अगर कहीं पे शर्त आ जाती है और शर्तों का कहीं उल्लेख हो जाता है, तो शर्तों का उल्लेख होने की स्थिति में संविदा पूर्णतः जो है वो निर्माण होने की स्थिति में रहती है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी को अपना प्रस्ताव दे रहे हैं और उसमें एक शर्त लगा दिए कि जो मैं आपको प्रस्ताव दे रहा हूं इसका 2 दिन के अंदर मुझे जवाब भेज दीजिएगा, और आप क्या करते हैं? 2 दिन के अंदर जवाब नहीं भेजते हैं। तो कुछ स्थितियां ऐसी बनती हैं जो ये इशारा करती हैं कि यहां संविदा का निर्माण हो सकता है, लेकिन समय की समाप्ति के बाद संविदा का निर्माण नहीं हो सकता है।
हमने आपसे कहा कि मुझे 2 दिन के अंदर ये पत्र चाहिए। अब आप क्या किए कि आप आलस से तीसरे दिन हमको पत्र भेजते हैं, तो क्या वो वहां संविदा का निर्माण होगा? नहीं होगा। हमने अगर आपसे ये कहा कि मैं आपको यह बुक अगले 3 दिन के अंदर बेचना चाहता हूं, तो यहां संविदा का निर्माण होगा अगर आप 3 दिन के अंदर स्वीकार कर लेंगे तब। लेकिन उसके तत्पश्चात अगर आप स्वीकार करते हैं, यानी 3 दिन के बाद चौथे दिन स्वीकार करते हैं, तो यहां संविदा का निर्माण होगा ही नहीं, क्योंकि संविदा में शर्तों का उल्लेख किया गया था कि 3 दिन के अंदर अगर ले लेते हैं तभी संविदा का निर्माण होगा। दूसरा, युक्त समय का निर्धारण न्यायालय द्वारा वाद के तथ्यों से परिस्थितियों के आधार पर किया जाता है। तो न्यायालय भी कुछ अपनी शर्तों को इसमें उल्लेख करता है कि प्रस्थापना का प्रसंगण कब किया जा सकता है और किस प्रकार किया जा सकता है। चलिए, बीमा ये तो आपने समझ लिया कि प्रस्थापना का प्रतिग्रहण उसकी समाप्ति से पहले होना चाहिए। तो प्रस्थापना का प्रतिग्रहण उसकी समाप्ति से पहले होना चाहिए, यानी कि शर्तों का अगर उल्लेख हो गया हो। इतना सबका सार समझाने का बस एक ही मतलब है कि अगर शर्तों का कोई उल्लेख हो गया हो, कि अगर हमने आपसे संविदा किया, हमने कहा कि ए साक्षी पांडे, मैं आपको अपनी कार 5 लाख रुपए में बेचना चाहता हूं, लेकिन यह शर्त है कि अगले 3 दिनों के अंदर यदि आप कार ले लेती हो तभी मैं आपको कार बेचूंगा। अब साक्षी कहती हैं कि 3 दिन के बाद चौथे दिन आती हैं और हमसे कहती हैं सर वो कार दे दीजिए, तो वहां संविदा का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि संविदा के निर्माण की स्थिति में प्रस्थापना और प्रतिग्रहण उसकी समाप्ति से पहले होना चाहिए। द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल शुड बी बिफोर टू द टर्मिनेशन। एवरीबॉडी ओके? चलिए आगे चलते हैं। बीमा प्रस्थापना का प्रतिग्रहण, दैट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, बिकॉज दैट द बीमा, सब लोग बीमा से परिचित होंगे, इंश्योरेंस से सब लोग परिचित होंगे। तो इंश्योरेंस का प्रपोजल क्या होता है? हाँ सही बात है, इंश्योरेंस का भी तो प्रपोजल होता होगा। अरे बीमा धारक आता है, बीमा लेकर के आपसे कहता है कि LIC ले लीजिए, 50 साल के हो जाएंगे तो 1 करोड़ रुपया मिलेगा, जीवित रहेंगे तो इतना मिलेगा, जिंदा रहेंगे तो इतना मिलेगा, मर जाएंगे तो इतना तुम्हारे बच्चे को मिलेगा। अरे बच्चों को मिलकर क्या करेगा यार, हम तो मर जाएंगे ना। तो बीमा प्रस्थापना का प्रतिग्रहण कैसे होता है, चलिए इसको समझते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ सिखाएगा। कुछ दशाओं में मौन रहना प्रस्थापना का प्रतिग्रहण माना जा सकता है। देखिए, न्यायालय की जो बातें होती हैं उसमें तर्क वितर्क इसीलिए होता है क्योंकि दोनों पक्ष की, दोनों तरह की बातें होती हैं। वो कहता है मौन रहना प्रतिग्रहण माना भी जा सकता है। वहां पीछे आपने पढ़ा था टेंडर में, नीलाम में, तो वहां कहा था कि प्रतिग्रहण मौन रहना नहीं माना जाता है। लेकिन बीमा की कंडीशन में वो कहता है कि मौन रहने पे माना जाता है। ध्यान दीजिएगा, नीलामी के प्रक्रिया में उसने कहा मौन रहने से संविदा का निर्माण नहीं होगा, लेकिन बीमा करने की स्थिति में कहता है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द इंश्योरेंस प्रपोजल होगा। हाउ कैन पॉसिबल दैट? कुछ दशाओं में मौन रहना प्रस्थापना का प्रतिग्रहण मनाया जा सकता है। कुछ दशाओं में मौन रहना प्रतिग्रहण का मनाया जा सकता है। जिस व्यक्ति को बीमा की गई है, जब तक अपने प्रतिग्रहण को संज्ञात यानी सिग्निफाई करने के लिए कुछ तय करता है या कहता नहीं है, तब तक प्रवर्तनीय बीमा का निर्माण नहीं हो सकता। ठीक है, ये बात तो सबको समझ में आती है कि बीमा करता हमारे घर पे आया और उसने कहा अपने बच्चे के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने लिए ये बीमा करा लीजिए, तो हम वहां चुपचाप उसकी बातों को सुनते हैं। जब तक हम उसे नहीं ये कह देंगे कि हाँ ठीक है मैं कराना चाहता हूं, तब तक संविदा का निर्माण नहीं होगा। तो सबको समझ में आता है। लेकिन और क्या बात होती है, अभी बीमा वाली प्रक्रिया पे आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं, एकदम मजा आ जाएगा, ऐसा कुछ सीखेंगे। प्रवर्तनीय बीमा संविदा निर्माण के लिए प्रतिग्रहण पूर्ण और शर्त रहित होना चाहिए। कहता है कि प्रवर्तनीय बीमा यानी क्या, लीगल फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए प्रतिग्रहण पूर्ण और शर्त रहित होना चाहिए। जो एक्सेप्टेंस है वो क्या होना चाहिए, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ होना चाहिए। और यदि प्रतिग्रहण, यदि एक्सेप्टेंस को कोई ढंग प्रपोजल द्वारा विहित है, तो उस ढंग से, अरे यार मारा टन टन घंटी बजत है, हम परेशान हो गए हैं, एडमिट करते रह जाएंगे। अतुल,
प्रवर्तनीय बीमा संविदा के निर्माण के लिए प्रतिग्रहण पूर्ण और शर्तरहित होना चाहिए। बिकॉज दैट प्रवर्तनीय बीमा यानी लीगल फोर्सेबल होना चाहिए। लीगल फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए जो एक्सेप्टेंस है वो पूर्ण होना चाहिए एंड टर्म्स एंड कंडीशन के साथ होना चाहिए। यदि एक्सेप्टेंस का कोई ढंग है, यदि एक्सेप्टेंस का कोई तरीका है, कोई विधि है, तो वो क्या होनी चाहिए? वो प्रपोजल के द्वारा विहित है, तो उस तरीके से उसका विहित होना चाहिए। यदि वह उस तरीके से विहित नहीं है तो किसी भी सामान्य युक्त ढंग से भी किया गया अगर वो संविदा है तो भी वह विधिमान्य नहीं होगी, उसमें संविदा का निर्माण नहीं होगा। कहने का तात्पर्य मेरे बच्चों है कि यदि, अरे एक मिनट भाई, लैपटॉप कहें, एक मिनट सीटी मार रहा है डिस्चार्ज का, एक मिनट मित्रों, एक मिनट। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि कोई बीमा प्रस्थापना हो रही है तो जाहिर सी बात है अगर बीमा होती है तो उसमें शर्तों का भी उल्लेख होता है। तो शर्तों का उल्लेख होना आवश्यक है, और यदि शर्तों का उल्लेख है तो उस शर्तों का एक ढंग होता है, उस ढंग से वो शर्तें होनी चाहिए। ये नहीं है कि बीमा कंपनी वाला कुछ भी जो है लिख करके दे दिया अनाप शनाप तो आप उसको मान लेंगे या न्यायालय उसको मांग लेगा। नहीं, उसका कुछ तरीका है, उस तरीके से होना चाहिए। और यदि किसी तरीके से नहीं होता है तो कितनो युक्त ढंग से, कितनो समय से पहले जाकर के उसकी सूचना उसको दे देंगे, लेकिन वह जो है क्या होगा, वह मान्य नहीं होगा, वहां संविदा का निर्माण हो ही नहीं पाएगा। चलिए कुछ उदाहरण पढ़ेंगे तो हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। उदाहरण से हम लोग काफी अच्छे से समझ जाएंगे। कैसे? LIC ऑफ इंडिया बनाम राजा बासी रेड्डी कोमलावाली। जो बात कर रहा था बात कर ले भाई, तबे शुरू करें, बात कर लें अब, तबे शुरू करें। LIC ऑफ इंडिया बनाम राजा वासी रेड्डी कोमलावाली कांबा। क्या गजब नाम है यार, ये तो मतलब मैं तो ले ही नहीं ले पा रहा हूँ, इतना लंबा नाम है। आप लोग पढ़ लीजिए, शायद याद हो जाए। अगर याद आ जाएगा किसी को तो वो जरा मुझे कल बताएगा कि हाँ सर मुझे वो नाम याद हो गया था, बड़ा अच्छा नाम है। LIC ऑफ इंडिया बना, LIC ऑफ इंडिया तो भाई सबको पता है, लेकिन ये जो नाम है बड़ा मजेदार मुझे लग रहा है, राजा बासी रेड्डी कोमलावाली कांबा। तो न्यायालय ने इसमें महत्वपूर्ण एक निर्णय दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था। मिस्टर प्रसाद ने अपना जीवन बीमा कराने हेतु जीवन बीमा निगम को प्रस्थापना दिया। यानी कि मिस्टर प्रसाद जो है वो बीमा कंपनी के पास गए और उससे कहे कि ए LIC ऑफ कंपनी इंडिया, मैं बीमा करना चाहता हूं। उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो गया। यानी कि देखिए कुछ स्थिति में ऐसा होता है जहां बीमा में स्वास्थ्य परीक्षण यानी कि मेडिकल जांच भी होती है। कुछ बीमा में मेडिकल जांच भी होती है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, टर्म्स एंड कंडीशन बीमा लेते हैं, मेडिकल बीमा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, मेडिक्लेम के लिए जो है मेडिकल जांच भी होती है। तो वो मिस्टर प्रसाद गए जीवन बीमा कंपनी के पास और उससे कहे कि मैं एक जीवन बीमा लेना चाहता हूं, यानी कि मैं आपको प्रस्थापना आपसे करना चाहता हूं। तो उनका LIC कंपनी ने कहा ठीक है, तो उनका मेडिकल जांच जो करा लिया। और देखिए उन्होंने पहली प्रीमियम की राशि भी निगम को दे दी। जैसे LIC होता है तो सबसे पहली जो राशि होती है वो उन्होंने न्यायालय को LIC कंपनी को दे दी, और बीमा पॉलिसी तैयार भी हो गई। परंतु बीमा पॉलिसी उन्हें भेजे जाने के पूर्व ही उनका निधन हो गया। वो क्या हुआ, जब आए बीमा कंपनी में और अपना बीमा कराए, पहला जो राशि थी उस धनराशि को, मतलब पैसा भी, पहली वाली किस्त भी दे दिए, उनका बीमा भी तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, वो घर चले गए। तो क्या होता है, ये डाक के द्वारा जाता है ना एग्रीमेंट पेपर, तो डाक के द्वारा एग्रीमेंट पेपर उनके घर पे भेजा गया, लेकिन उनके घर पहुंचने से मतलब न्यायालय का जो पत्र था डाक द्वारा बीमा कंपनी का, वो पत्र उनके घर पहुंचने से पहले वो मिस्टर प्रसाद जो है भगवान को प्यारे हो गए। तो न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रतिग्रहण की संसूचना न देने के कारण
अर्थात बीमा पॉलिसी ने उन्हें भेजे जाने के कारण प्रवर्तनीय बीमा संविदा का निर्माण नहीं हुआ और बीमा करने वाला अर्थात जीवन बीमा निगम बीमाकृत राशि के लिए दायी नहीं था। आप लोग समझ गए होंगे। वो बेचारा जीएलआईसी कंपनी में गया, पैसा भी दे दिया, उसका बीमा भी रेडी हो गया, लेकिन सिर्फ वो बीमा का पत्र उसके घर पे पहुंचा नहीं पहुंचा, उससे पहले वो चल बसे। तो अब पहुंचता भी तो क्या होता, किसी और के हाथ जाता। तो यानी वहां पे प्रतिगृहित नहीं हुआ, एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। एलआईसी कंपनी ने बीमा तो कर दिया, बीमा हो भी गया, लेकिन वह उसकी जो बॉन्ड पेपर होता है वो उसके घर पे पहुंचता कि उससे पहले ही मिस्टर प्रसाद चले गए। तो न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में संविदा का निर्माण हुआ ही नहीं। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि क्या कि अरे भाई, जब उधर से बैंक वाले ने मतलब बीमा कंपनी ने जब ऑफर भेजा तो ऑफर को स्वीकार करने वाला तो भगवान को प्यारा हो गया था। तो जब ऑफर को ऑफर ही नहीं हुआ तो कंसिडरेशन कहां से होगा, और जब कंसिडरेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कहां से बनेगा। चलिए एक और उदाहरण समझते हैं। केरल उच्च न्यायालय ने भी एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया था। ये सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, केरल का जो उच्च न्यायालय है उसने भी इस वाद में एक व्यक्ति ने अपना जीवन बीमा कराने हेतु प्रस्थापना की, उसकी प्रस्थापना स्वीकार कर ली गई और पहली प्रीमियम की राशि उसने भी दे दी। और इतना ही नहीं हुआ, एक आदमी था वो गया केरल में जाकर के अपना बीमा करवाया, फिर बीमा की पहली धनराशि भी दे दी, यानी पहली किस्त भी दे दी, और बीमा कंपनी वालों ने उसको रसीद भी दे दी। अब फिर बाद में प्रीमियम की राशि कम पाई गई। बाद में जो बीमा कंपनी थी उसने कहा कि कुछ पैसा कम जमा किए हैं, तो जिसका भुगतान प्रस्थापन ने कर दिया। इतना कहने के बावजूद फिर उसने भुगतान भी कर दिया। फिर बीमा कंपनी के कर परिचय त्रुटि पुनः प्रीमियम की उतनी दे। अब मैं समझाता हूं इसको अपने समझो में, बड़ा लिखा चौड़ा लंबा चौड़ा लिखा है, कहने में दिक्कत हुई। एक आदमी था मित्रों, वो बेचारा गया बीमा कंपनी के पास, बीमा कंपनी से कहा कि ए बीमा कंपनी, मेरा यार एक ठो जो है बीमा कर दो। बीमा कंपनी ने कहा ठीक है, आइए बैठिए। तो उसने उसका बीमा किया, बीमा करने के लिए उसने पैसा भी ले लिया। अब पैसा लेते समय उसको एक पावती और रसीद जो वापस दी जाती है पैसा जमा करने, वो रसीद भी दे दिया। जब वो अपने घर चला गया तो बीमा कंपनी उसको फोन करके बताती है, अरे भैया सुनो, आपने जो पैसा दिया है ना उसमें 100 रुपया कम दे दिया है। वो बेचारा सीधा साधा वो क्या करता है, 100 रुपया वो भी जाकर के दे देता है। किसको? 100 रुपया वो भी जाकर के जो है वो बीमा कंपनी को दे देता है। फिर बीमा कंपनी कहती है, अरे भाई गलती से हमारे कर्मचारियों की गलती की वजह से 100 रुपया आपसे ज्यादा ले लिया गया। और यह वो बताना चाहते थे कि 100 रुपया आपने जो है ज्यादा दे दिया है, गलती से, हमारे कर्मचारियों की गलती से जो है वो हो गया। तब तक क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उस बेचारे की मृत्यु हो जाती है। देखिए पीछे वाले केस में आपने सुना कैसे मृत्यु, यहां पे देखिए क्या हुआ, बेचारा गया भी, प्रस्तावना भी कराया, संविदा भी बनी, प्रीमियम की पे राशि भी दे दी, फिर बीमा कंपनी का 100 रुपया कम दिए हो वो भी 100 रुपया दे दिया। फिर बीमा कंपनी उसको बताने के करे, नहीं नहीं भैया वो हमारी गलती थी, 100 रुपया आपने बिल्कुल ज्यादा दे दिया, वो सही दिया था आपने। तब तक वो बेचारा भगवान को प्यारा हो गया। तो न्यायालय ने क्या निर्णय दिया, उच्च न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? मैंने नहीं दिया भाई, देखो मैं अपनी तरफ से कोई निर्णय नहीं बताता, जो बुक में लिखा है, जो लेखक ने लिखा वही मैं पढ़ाता हूं, क्योंकि वही आपको पढ़ना है, उसी के अनुसार आपको अपने शब्दों में अपने परीक्षा में एग्जाम में लिखना है। तो उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि प्रस्थापक की मृत्यु के पूर्व ही प्रवर्तनीय बीमा संविदा का निर्माण हो चुका था और परिणाम स्वरूप बीमा निगम बीमाकृत रकम देने के लिए दायी था। तो केरल उच्च न्यायालय ने इस वाद के तथ्य पर ऊपर राजा रेड्डी कोमलावाली कांबा के वाद के तथ्य से थोड़ा भिन्न कर दिया। तो कहने का यहां देखिए, दो केस ये एक साथ मैंने पीपीटी में लगाया है, उसको समझाने का मतलब ये नहीं था कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं या मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। मेरा समझाने का मतलब ऐसा ही था कि न्यायालय कोई भी फैसला देता है तो वो इसलिए नहीं देता है कि क्या नियम बने हैं, क्या कानून बने हैं।
न्यायालय सबसे बड़ा इसीलिए माना जाता है, सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इसीलिए नहीं माना जाता है कि वह उच्च विवेक के लिए भी जो है वो माना जाता है कि वो अपने विवेक से भी कोई फैसला दे सकता है, वो उसके लिए उसके पास अधिकार सुरक्षित होते हैं। तो देखिए वहां वो बीमाकृत बेचारा मर गया था और उसको बॉन्ड पेपर नहीं मिला, तो कहा कि ये संविदा का निर्माण नहीं हुआ। यहां बीमा कंपनी को इसलिए ललकार मार दी कि वो बेचारा गया था, पैसा 2 बार दिया और उसने रसीद प्राप्त कर ली थी, इसलिए उसने जो है क्या कहा कि यह जो है बिल्कुल संविदा का निर्माण हो चुका था। तो आपको इस पे दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको ये जानना है कि न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था और केरल उच्च न्यायालय ने क्या दिया था। तो अगर कहीं आपके पास ऐसा आ गया कि बीमा प्रस्थापना के प्रतिग्रहण की टिप्पणी दीजिए, यानी बीमा प्रस्थापना का प्रतिग्रहण का संक्षिप्त विवरण दीजिए, तब आप वहां बहुत अच्छे से इस चीज को लिखेंगे कि बीमा प्रस्थापना की स्थिति में मौन रहना जो है वो बीमा प्रस्थापना के लिए प्रतिग्रहण नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण विवरण दिया था, क्या LIC ऑफ इंडिया बनाम राजा वासी रेड्डी कोमलावाली कांबा में उसने कहा था कि LIC धारक ने जाकर के वहां LIC कराया और पहली प्रीमियम की राशि भी दे दी, उसकी राशि तैयार भी हो गई, लेकिन बीमा कंपनी ने डाक के माध्यम से उसके घर पॉलिसी भेजा, लेकिन पॉलिसी पहुंचने से पहले वो एक्सपायर हो गए, तो इसलिए न्यायालय ने निर्णय दिया कि यहां संविदा का निर्माण नहीं हुआ। परंतु ऐसा भी है कि केरल उच्च न्यायालय ने इस पे एक भिन्न प्रकार का महत्व दिया था। उसकी स्थिति में क्या हुआ था कि एक आदमी जाकर के बीमा कंपनी में बीमा कराया, उसकी राशि भी दे दी और घर चला गया। उसके बाद बीमा कंपनी वाले उसको फोन करके बोले, अरे तुम 100 रुपया कम दिए हो। वो 100 रुपया वो भी गया दे दिया। फिर बीमा कंपनी वाले गए, उसको बताया, करे नहीं भैया आप 100 रुपया जो है कम नहीं दिए थे, आप बिल्कुल सही दिए थे। और उसके बाद उस बेचारे की मृत्यु हो गई। तो केरल उच्च न्यायालय ने यह कहा था कि यहां बीमा का निर्माण हो गया है। तो तथ्य यह बताता है कि पहले वाले में क्या हुआ था, बॉन्ड पेपर नहीं मिला था, वो डाक के माध्यम से भेजा गया था। और इस वाले में क्या हुआ था, उसे बॉन्ड पेपर की जगह पे एक पावती, एक रसीद मिल गई थी और लेन देन की प्रक्रिया 2 बार हो गई थी। यानी लेन देन की प्रक्रिया 2 बार होने का तथ्य मतलब यह हो जाता है कि हां संविदा का निर्माण हो गया, दोनों ने एक दूसरे की प्रति जो अपनी सहमति दे दी। तो ऐसे में कोमलावाली कांबा केस से थोड़ा सा भिन्न तथ्य केरल उच्च न्यायालय ने जो है वो बताया था, जहां की ना तो प्रस्थापना की स्वीकृति संसूचित नहीं की गई और ना ही बीमा पॉलिसी बीमा धारक व्यक्ति को बीमा कंपनी द्वारा जारी की गई। न्यायालय ने निर्णय दिया कि केवल इस आधार पर पक्षकारों के मध्य बीमा सृजन नहीं पाया जाएगा कि प्रथम प्रीमियम के चेक को भुनाया नहीं गया, यानी कि कैश नहीं कराया गया। ठीक है, तो बीमा कंपनी का आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि यदि कोई बीमा हो रही है और अगर आप गए बीमा, या आप नहीं मतलब सॉरी, कोई भी व्यक्ति अगर गया बीमा कंपनी और जाने के बाद वो रसीद पा भी गया, आ भी गया, उसके बाद भी अगर उसको बॉन्ड पेपर नहीं मिला, उससे पहले अगर वो चल बसता है, तो संविदा का निर्माण नहीं होगा और LIC कंपनी एक भी रुपया आपको नहीं देगी। इसलिए जब भी LIC कंपनी से आप बीमा कराइए तो तुरंत वहीं पे पैसा दे करके तुरंत कहिए कि हमको भैया पहले इसका पावती दीजिए, स्लिप दीजिए। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई घटना घटती है तो आप ये कह सकते हैं कि श्रीमान केरल उच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया था, तो कोर्ट मजबूर हो जाएगा जजमेंट आपके पक्ष में सुनाने के लिए, क्योंकि केरल उच्च न्यायालय में एक बार न्यायालय अपना जजमेंट दे चुका है। अनंतिम प्रतिग्रहण, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस। एक शब्द होता है अंतिम, एक होता है अनंतिम। अंतिम मतलब लास्ट छोर, खत्म, फाइनल हो गया, ये अंतिम होता है। अनंतिम क्या होता है, प्रोविजनल होता है वो, प्रोविजनल एक्सेप्टेंस। प्रोविजनल क्या होता है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। प्रोविजनल प्रोविजनल क्या होता है, प्रोविजनल ये खाता अगले दूसरे खाते में जाता है। यानी हम ऐसे समझ सकते हैं प्रोविजनल वो चीजें होती हैं कि हम मार्च 2023 का पैसा किसी को अप्रैल 2023 में दे रहे हैं, यानी कि इस फाइनेंशियल ईयर के बजाय हम नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में दे रहे हैं, तो बुक को क्लोज करते समय उसको प्रोविजनल अकाउंट में डाला जाता है। तो अनंतिम प्रतिग्रहण का तात्पर्य यहां से है कि अंतिम नहीं अनंतिम। अंतिम जो होता है वो लास्ट छोर होता है। हम यहां से यात्रा तय करते हैं और हम दिल्ली पहुंच जाते हैं, हमारा लास्ट छोर है दिल्ली। लेकिन अनंतिम वो होता है कि जिसका अंत ना हो, हम बढ़ते ही जाएं, हम बढ़ते ही जाएं, हम बढ़ते ही जाएं।
तो यदि प्रतिग्रहण के साथ यह शर्त लगा दी जाती है कि प्रस्थापना का अनंतिम प्रतिग्रहण किया जा रहा है, तो इसका अंतिम, अरे यार कौन आ गया, आजा भैया, तो इसका क्या हो गया, अनुमोदन किया जा रहा है, तो इसका अनंतिम प्रतिग्रहण होगा। तो ऐसी दशा में दोनों ही पक्षकार ऐसे अनंतिम प्रतिग्रहण से बाध्य नहीं होंगे। देखिए, कहने का मतलब ये हो गया कि अगर हम आपसे ये वादा किए कि दिल्ली तक चलना है और ये फाइनल है कि दिल्ली तक चलना है, तब तो भैया संविदा का निर्माण हो गया। लेकिन हम आपसे वादा ही नहीं किए हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, तो वहां क्या होगा? सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही सर। आप आ रही है? यस सर, यस सर। अभी आ रही है सर, आ रही है। अब आ रही है ना? यस सर। आ रही है आवाज। कल कुछ दिख नहीं रहा है। दिखेगा, अभी दिखेगा। तो ऐसा उल्लेख होना चाहिए बातों का कि अंतिम हो। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। पर आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है, देखिए अब आ रही होगी। आ रही है सर। यस जी सर आ सर, रही आ है। रहा है आवाज। ठीक है भैया, सब लोग म्यूट कर दीजिए। तो उक्त अनुमोदन के पूर्व पर आवाज नहीं आ रही है फिर से। जी सर। आवाज कहाँ? आ रही है। आवाज ना। नहीं आ रही है। पता सर नहीं आपकी आवाज ब्रेक। सर आवाज नहीं आ रही, म्यूट कर दिया आपने। अब देखिए, अब आवाज आ रही है। आ रही है आप सर। यस सर, आ गई आ गई। हाँ तो भैया थोड़ा सा आप लोग सर आ ध्यान रही। दें। अगर किसी के पास थोड़ा आवाज कम ज्यादा पहुंच रही है तो उसके यहाँ नेटवर्किंग का इश्यू हो सकता है। हम तो बिल्कुल टावर छत पे लगा के रखे हैं, नीचे ही बैठते हैं। चलिए, हाँ, कहाँ थे भाई? तो कहने का तात्पर्य, जब देखिए, जब रास्ते से कोई भटका देता है ना, तो पढ़ाने का मजा, जब जोश आता है पूरा, हाँ अब तो एकदम पढ़ा देना अच्छे से एकदम। जैसे टीचर का क्या होता है ना, जो ऑनलाइन लोग लेक्चर लेते हैं, उनकी स्थिति ये होती है कि जैसे जैसे मीटिंग गहरी होती जाती है, उनका मन और लगने लगता है और बहुत नई नई चीज़ों को उनके मन में आने लगती है, जिसको सिखाने लगती है, यानी दिमाग जो है वो केंद्रित हो जाता है।
अगर बीच में कोई डिस्टर्ब कर देता है, अरे यही आ गए, इनको ज्वाइन कर लो, इनको ज्वाइन, इसलिए सब लोग समय से ज्वाइन कीजिए 9 बजे। और फिर देखिए अगर सब्जेक्ट ना समझ में आए तो फिर कहिएगा सर क्या कह रहे थे। तो उक्त अनुमोदन के पूर्व प्रस्थापक अपनी प्रस्थापना को वापस ले सकता है। अगर ऐसी स्थिति बन जाती है कि उसका अंतिम छोर ही कोई नहीं है, अनंतिम संविदा की गई है, तो प्रस्तावक के पास पूरा अधिकार होता है कि जब चाहे तब वो संविदा को वापस ले सकता है, यानी उसको निर्माण होने से। फिर से नहीं आ रही सर आवाज। सर आपका म्यूट हो रहा है बार बार। पता नहीं कोई म्यूट कर दे रहा है क्या भाई, ऐसा मत सर करो यार। आवाज नहीं आ रही। अरे कोई मुझे म्यूट कर दे रहा है यार। चलिए ठीक है, चेक कर लो सर से। पता नहीं कौन म्यूट कर दे रहा है मुझे। चलिए ठीक है। तो कहने का स्थिति ये बन रही है कि यदि यदि प्रस्थापना में अंतिम कोई शब्द नहीं लिखा गया है, प्रोविजनल शब्द लिखा है, यानी अनंतिम शब्द लिखा गया है, तो ऐसी स्थिति में अरे यार ये कौन है यार, मतलब बात कर लीजिए, आप बात कर लीजिए तो हम बात करें। सर आप फिर से म्यूट हो गए हैं। नहीं वो हम बना देंगे, लेकिन आप ट्राई कीजिए। जी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है आप वापस जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव नहीं है किसी के ऊपर, क्योंकि हमने 1 रुपया किसी से लिया नहीं है। अब रुक जाइए यार, थोड़ा इसको हम सही ही कर दें, तभी हम 2 मिनट लग रहा है कि म्यूट आदमी कर दे रहा है यार, हद है मतलब। बड़े अच्छे संस्कार हैं आपके, रुक आवाज नहीं जाइए। है सर आपकी। अरे म्यूट कर दे रहा है मुझे कोई यार, बट रुक जाइए, मैं सेटिंग में जाकर के थोड़ा सा इसको चेंज कर दे रहा हूँ, तब उसके बाद आप लोग बने रहिए, 2 मिनट में मैं सही कर दे रहा हूँ। हेलो सर कोई क्या है? हमने पाऊँ कहाँ चली हो कहाँ? हाँ? क्या
मेरे हिसाब से महान व्यक्ति अब हाइड तो नहीं कर पाएंगे, मतलब म्यूट तो नहीं कर पाएंगे। अब पता नहीं, हमको भी बहुत ज़्यादा सेटिंग वटिंग चलाने आता नहीं। अब कल आईटी टीम वालों से पूछेंगे कि क्या ऐसा होता है कि हमको भी कोई म्यूट करने लगता है। यार गजब है। चलिए शुरू करते हैं। तो अनंतिम प्रतिग्रहण क्या दर्शाता है? जो भाई इस तरीके से कर रहा है, बड़े अच्छे संस्कार हैं, मैं भी यहीं पे हूँ, आप भी हैं, बहुत आगे आप जाओगे। ठीक है, देखते हैं 5 साल बाद आप कहाँ रहोगे, 5 साल हम कहाँ रहेंगे, 5 साल बाद हम कहाँ रहेंगे। तो प्रतिग्रहण क्या होता है, बस इतना समझने की जरूरत है आप लोगों को कि अंतिम और अनंतिम क्या है। अंतिम वो होता है जो लास्ट होता है, और अनंतिम वो होता है जो चलते ही जाता है, वो अंत जिसका नहीं होता है। तो प्रतिग्रहण के साथ यह शर्त लगा दी जाती है कि यदि प्रस्थापना अनंतिम है तो वह क्या होगी, दोनों पक्षों पे बाध्य नहीं होगी, उसका प्रतिग्रहण जो बाध्य नहीं होगा। अब इसको थोड़ा इस प्रकार इस प्रकार अब नीलामी से संबंधित चीजों को देख लेते हैं। क्या है कि इस प्रकार की बिक्री में शर्त यह लगी हो कि बोली का प्रतिग्रहण अनंतिम तब होगा यदि कोई ऐसी, देखिए जैसे क्या होता है कि यदि कोई सामान बिक रहा है और सामान बिक रहा है तो मान लीजिए नीलामी हो रही है, तो नीलामी भी तो एक तरीके से बिक्री ही होती है। मान लीजिए पुलिस स्टेशन पे नीलामी हो रही है, क्योंकि पुलिस स्टेशन पे कार जीप ये सब जो दबाते हैं। मान लीजिए पुलिस स्टेशन पे नीलामी हो रही है, तो नीलामी हो रही है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, यदि ऐसी शर्त आ जाए कि संविदा का निर्माण तभी होगा जबकि अनुमोदन यानी स्वीकारिता चीफ कमिश्नर द्वारा किया जाएगा, यानी ये क्या हो गई, एक शर्त हो गई। यानी ये क्या हो गई, एक शर्त हो गई। अगर पुलिस स्टेशन पर बिक्री हो रही है, नीलामी हो रही है, सब लोग जुटे हुए हैं, सब लोग बोली लगा रहे हैं, कोई कह रहा है 5,000 एक, कोई कह रहा है 10,000 एक, कोई कह रहा है 20,000 एक, लेकिन अगर यह शर्त लगी है कि तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा जब तक कि चीफ कमिश्नर साहब हाथ ऊंचा करके या अपना लोहा गिरा करके या अपना हथौड़ा गिरा करके जब तक नहीं कहेंगे कि हाँ स्वीकार की जाए, तब तक स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये क्या हो गई, यह एक शर्त हो गई, क्या कि कमिश्नर साहब द्वारा स्वीकारता की जाएगी। तो ऐसी स्थिति में संविदा का निर्माण हो जाएगा। और ऐसी भी स्थिति बनेगी कि अगर कमिश्नर साहब के पास ये पावर भी हो जाएगा कि वो चाहें तो अनुमोदन को वापस भी ले सकते हैं। बोली लगी और स्वीकार ना करें, उसको वापस भी ले लें, तो सब लोग उल्टा हाथ वैसे हाथ छोड़ करके चले जाए। अच्छा, ये प्रोविजनल एक्सेप्टेंस किस लिए बनाया गया था, मैं आप लोगों को बता दूं, इसी के लिए बनाया गया था। सरकार अपनी सुरक्षा के लिए ससुरा बनाई थी कि अगर हम कोई निर्माण कर रहे हैं या हम कोई चीज बना रहे हैं, हम कोई गाड़ी घोड़ा स्कूटर बेच रहे हैं, तो जब तक बड़का साहब हमारा ना कह दिए तब तक कोई ले नहीं पाएगा। तो नीलाम द्वारा विक्रय की यदि शर्त लगी तो बोली अनंतिम रूप स्वीकार कर दिया तो वह वापस नहीं ली जाएगी। हाँ, अगर नीलामी में अनंतिम, ये क्या हो गया, कमिश्नर साहब स्वीकार करेंगे, यानी कमिश्नर साहब अनंतिम हो गए, अंतिम नहीं है, क्योंकि कमिश्नर साहब पता नहीं कब आएंगे, वो पता नहीं कब काम हाथ को उठाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, संविदा जो है वो वापस नहीं ली जा सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थात नीलाम द्वारा विक्रय में यह शर्त लगा दी गई हो कि बोली अनंतिम प्रतिग्रहण के पश्चात वापस नहीं ली जाएगी, तो भी बोली लगाने वाला व्यक्ति अनंतिम अनुमोदन से पूर्व बोली को वापस ले सकता है। यदि संविदा का निर्माण हो रहा हो और उसमें यह शर्त लगा दी गई हो कि जो बोली लगेगी वो अंतिम नहीं होगी, वो अनंतिम होगी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, बोली लगाने वाला व्यक्ति उसे वापस ले सकता है। कब, पूर्व बोली लगने के पूर्व वापस ले सकता है। यानी बोली लग जाएगी तो बिड हो जाएगी, बिड मतलब हो जाएगी नीलामी हो जाएगी। वापस लेने के अधिकार को रोकने के लिए ऐसी रुकावट सर को विधि का बल तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक कि रोकने के लिए कोई प्रतिफल ना दिया गया हो। अर्थात ऐसी शर्त बोली लगाने वाले पर बंधनकारी होती है जबकि इसके लिए प्रतिफल दिया गया हो। जब प्रस्थापना का अनंतिम अनुमोदन किया जाता है, तत्पश्चात अनंतिम अनुमोदन किया जाता है, तो प्रश्न उठता है कि अनंतिम अनुमोदन की सूचना प्रस्थापक को देनी आवश्यक है। आप लोग एक बात बताइए, क्या ऐसी स्थिति बनती है कि जब प्रस्थापना का अनंतिम अनुमोदन किया जा रहा हो, यानी जब प्रस्थापना का लास्ट स्टेज ना हो, अनंतिम हो, अंतिम ना हो, अनंतिम हो, प्रोविजनल हो,
तो क्या उसके बाद प्रश्न यह उठता है कि उसके बाद क्या ऐसी संभावना बनती है कि अंतिम अनुमोदन की सूचना प्रस्थापक को देनी आवश्यक है? साक्षी बताएं। सो रही हैं क्या? हेलो। मैं समझ रहा हूं क्यों नहीं आवाज आ रही है, क्योंकि मैंने ही ब्लॉक करके रखा है। देखिए मजा आ गया, मैं जिसको चाहूंगा वही बोलेगा और मुझे कोई म्यूट नहीं कर पाएगा। हाँ बताओ साक्षी। आवाज आ रही है? अरे लगता है कुछ हम ही ने सेटिंग वोटिंग गड़बड़ा दिया क्या। साक्षी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है आवाज। तो बोल काहे नहीं रही हो? ऑनलाइन क्लास है, इतना समय है, क्या बोलना चाहिए ना। सर अगेन बता दीजिए, अगेन आवाज मेरा नहीं। यही कहने का मतलब है यस कि जब प्रस्थापना का अनंतिम अनुमोदन किया जाता है, जब ऐसी प्रस्थापना का निर्माण होता है जो अनंतिम होता है, तो क्या उसके पश्चात अनुमोदन किया, मतलब आप ऐसे समझिए, तत्पश्चात अंतिम अनुमोदन किया जाता है, तो क्या ऐसी संभावना बनती है कि अंतिम अनुमोदन की सूचना प्रस्थापक को देनी आवश्यक है? सर, अंतिम अनुमोदन या अनंतिम? अंतिम अंतिम। जी बिल्कुल। अगर अंतिम स्थिति बन रही है तो क्या उसकी सूचना देनी आवश्यक है प्रस्थापक को, प्रपोजलकर्ता को? यस सर। देखिए इसमें मत है, ठीक है, इन्होंने कहा सूचना देनी आवश्यक है, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूं सूचना देना आवश्यक नहीं है। क्यों भाइयों? फिर से मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं। पोलक और मुल्ला का एक केस हुआ था, सॉरी पुल्लक और मिला का केस नहीं था। पोलक जी का नाम आप लोग सुने होंगे, पोलक जी का नाम नहीं सुने हैं, चलिए आगे तो आएगा, समझ लीजिएगा। पोलक और मुल्ला ये दो लोग मद्रास के उच्च न्यायालय से सहमत नहीं है। मैं पोलक और मुद्रा की तरफ नहीं घुस रहा हूं, अगर पोलक और मुल्ला की तरफ मैं घुसूंगा तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। और घबराइए मत, आज आप लोग, आज 1 घंटे में कट नहीं होगा, 3 घंटे 4 घंटे का पैसा भरा गया है, 3000 रुपया चलता रहेगा। परंतु पोलक और मुल्ला मद्रास उच्च न्यायालय के मत से सहमत नहीं है। इनके अनुसार अंतिम अनुमोदन के पश्चात इसकी सूचना प्रस्थापक को दे देनी चाहिए। ये बात सही है। देखिए आप अपने से भी अगर सोचेंगे ना तो ये बात सही है कि अनुमोदन के पश्चात भी, यानी कि अगर वो स्वीकारता हो रही है, जो अब जब उसका अंतिम अनुमोदन हो रहा हो, तब भी क्या है, जो प्रस्थापक है यानी जो नीलामी कर रहा है उसको सूचना दे देनी चाहिए कि हाँ मैं आपकी शर्तों को स्वीकार कर रहा हूं। शब्दवा में आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं, देखिए क्या कह रहा है, अंतिम अनुमोदन। अंतिम अनुमोदन क्या हो गया? अंतिम अनुमोदन यानी आप प्रस्थापना दिए, किसी ने उसको स्वीकार कर लिया, स्वीकार करके यदि आपको उसने बताया नहीं तो मद्रास न्यायालय कहता है कोई बात नहीं, नहीं बताया तो चलो चलो चलेगा। लेकिन पोलक और मुल्ला कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मद्रास उच्च न्यायालय गलत है। स्वीकार करने के बाद प्रस्तावक को यानी जो नीलाम कर रहा है उसको बताना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रतिग्रहण का प्रभाव और महत्व। प्रतिग्रहण यानी एक्सेप्टेंस ऑफ फ्री का प्रभाव क्या होता है और उसका महत्व क्या होता है, क्या इंपॉर्टेंस है उसकी। इंपैक्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द एडॉप्शन। तो एक्सेप्टेंस के लिए, कंसिडरेशन के लिए एक्सेप्टेंस का वही महत्व है, प्रस्थापना के लिए प्रतिग्रहण का वही महत्व है जो गन पाउडर की ट्रेन के लिए जलती हुई सलाई का है। अब गन पाउडर की ट्रेन जलती हुई सलाई आप लोग नहीं समझे होंगे, जैसे आजकल वो लाइट वाइट टार्च वर्च आ गया है ना, पहले के समय में क्या था, ट्रेन आती जाती थी तो
एक गन पाउडर होता था, तो उससे सलाई लगाई जाती थी, तो उससे उजाला होता था, तो ट्रेन लोग समझ पाते थे कि हाँ ट्रेन में लाल सिग्नल है कि ग्रीन सिग्नल है। तो वही लेखक ने कहा कि गन पाउडर की ट्रेन के लिए जलती हुई यानी कि जितना इंपॉर्टेंस गन पाउडर के लिए जलती हुई सलाई का है, उतना ही एक प्रस्थापना के लिए प्रतिग्रहण का भी वही उतना ही महत्व है कि प्रस्थापना होने के लिए प्रतिग्रहण भी तभी होगा। तो संविदा के निर्माण के लिए करार की आवश्यकता होती है। हाँ बिल्कुल होती है, आप सब लोग जानते हैं करार की आवश्यकता होती है, क्योंकि करार बराबर होता ही है प्रस्ताव और प्रतिफल। जब तक प्रस्ताव धन प्रतिफल, ऑफर धन ऑफरी, प्रपोजल धन एक्सेप्टेंस, जब तक प्रपोजल और एक्सेप्टेंस दोनों आपस में नहीं जुड़ेंगे तब तक क्या एक कंसिडरेशन का प्रतिफल का जन्म नहीं होगा और ना ही करार का जन्म होगा। तो जब प्रतिफल का जन्म हुआ तो करार हुआ, करार हुआ तो प्रतिफल का जन्म हुआ। तो दोनों जब स्थितियां बनी तो प्रतिफल क्या होता है? अरे संविदा कहती है कि अगर प्रतिफल आ गया तो वो विधिमान्य हो जाएगा और वो संविदा हो जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट क्या कहता है कि अगर कंसीडरेशन हो जाएगा तो आई कैन कंसीडर दैट, और एक कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण हो जाएगा। एग्रीमेंट क्या है? करार है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? संविदा है। तो करार क्या होता है? दो लोग आपस में मिल गए, दो पक्ष आपस में मिल गए, एक ने कहा, दूसरे ने उस बात को मान लिया, करार हो गया। एक ने प्रस्ताव दिया, एक ने प्रतिग्रहण कर लिया, तो क्या हो गया? करार हो गया। एक ने प्रस्ताव दिया, एक ने एक्सेप्टेंस की, प्रतिग्रहण हो गया, प्रस्थापना हो गई। तो संविदा निर्माण के लिए करार की आवश्यकता होती है और करार निर्माण के लिए विधिमान प्रस्थापना और उसका विधिमान प्रतिग्रहण आवश्यक है। करार के निर्माण के लिए भी विधिमान्य प्रस्थापना और विधिमान्य प्रतिग्रहण भी आवश्यक है। बिना प्रस्ताव या प्रस्थापना के प्रतिग्रहण विद्यमान करार संविदा का निर्माण नहीं हो सकता। इसमें बहुत ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, जल्दी जल्दी बता देते हैं हम। सबको समझ में आ रहा होगा, कुछ बताना नहीं है। देखिए, कहने का मतलब ये हो गया ना कि एक पक्ष दूसरे पक्ष से कोई प्रस्ताव देता है, तो जो प्रस्ताव दे रहा है, वो जो बातें कह रहा है वो विधिमान्य होनी चाहिए। यानी कि ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए जिसका कोई महत्व ही ना हो, महत्वहीन बातें नहीं होनी चाहिए, ऐसी तार्किक बातें होनी चाहिए जिसका कुछ मतलब निकले, जो विधि द्वारा मान्य हो। विधि कौन है? हमारा न्यायालय, हमारे शास्त्र हैं, हमारे कानून की किताबें हमारा विधि है। तो उसके द्वारा क्या हो, उसके अंतर्गत आता हो, उसकी विधिमान्य हो। बिना प्रस्ताव या प्रस्थापना के प्रतिग्रहण के विधिमान्य करार संविदा का निर्माण नहीं हो सकता। हाँ, अगर प्रस्ताव और प्रस्थापना दोनों क्या है? विधिमान्य नहीं है, प्रतिग्रहण विधिमान्य नहीं है, तो ऐसे में संविदा का निर्माण नहीं हो सकता। यदि प्रतिग्रहण प्रस्थापना को संसूचित कर दिया है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, यदि प्रतिग्रहणकर्ता ने प्रस्थापक को, यानी कि ऑफरी ने ऑफर को, यानी कि एक्सेप्टेंस ने प्रपोजल को, यदि यह बता दिया कि मैं आपको एक बुक बेचना चाहता हूं, उधर से आप बच्चों की तरफ से जवाब आया हाँ सर, तो मैं आपकी बुक खरीदना चाहता हूं, अब आप इससे दूर नहीं जा सकते, संविदा का निर्माण हो गया। मैंने कहा मैं आपको अपनी ये बुक बेचना चाहता हूं बच्चों, आपने कहा अरे सर मैं आपकी बुक खरीदना भी चाहता हूं, तो संविदा का निर्माण हो गया। क्यों? क्योंकि बुक क्या है? प्रतिफल है। आप जो मुझे पैसा देंगे उस बुक के लिए, वो प्रतिफल है, दैट इज ए कंसिडरेशन। तो यार कंसिडरेशन कहीं कोई चीज आ गई तो अरे यार कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अरे कंसिडरेशन कहीं कोई चीज आ गई, पैसे वाली बात आ गई, तो प्रतिफल यानी कि वो संविदा हो गई। और मैं आपको बुक दे रहा हूं तो विधि द्वारा मान्य भी हो गई। हाँ, बुक जीत दिया जा सकता है। मैं आपसे थोड़ी ये कह रहा हूं कि अरे आप मुझे पैसा दोगे तो मैं आपको अपने गांव वाला कट्टा दूंगा। कट्टा देने की बात अगर करूंगा तो विधिमान संविदा नहीं होगी। हाँ, लेकिन मैं अगर आपसे ये कहूंगा कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं, मैं अपनी मारुति आपको बेचना चाहता हूं, मैं अपना लैपटॉप आपको बेचना चाहता हूं, मैं अपना मोबाइल आपको बेचना चाहता हूं, और आप स्वीकार करते हैं, तो ऐसे में संविदा का निर्माण हो जाएगा। लेकिन हम आपसे कहें कि चलो पड़ोसी के घर चोरी करने चलते हैं, तो उस संविदा का निर्माण नहीं होगा। इस प्रकार विधिमान्य प्रस्थापना और उसके विधिमान्य प्रतिग्रहण के पश्चात बंधनकारी करार का निर्माण हो जाता है और विधिमान्य संविदा की अन्य शर्तों जैसे विधिपूर्ण प्रतिफल, विधिपूर्ण उद्देश्य, सक्षम पक्षकार, स्वतंत्र सम्मति, पूर्ण बंधनकारी संविदा का निर्माण हो जाएगा। Acceptance is 10 and offer what is the light match to attain of the gunpowder. Both do something which cannot be undone.
तो वही वो कह रहा है कि बिना गन पाउडर के ट्रेन की जलती हुई माचिस का जितना ही महत्व है उतना ही एक प्रस्थापना के लिए प्रतिग्रहण का महत्व है। जिसे कातीय विष्ठोक कहता है कि चीजों को पुनः विस्फोट के पूर्व की अवस्था में नहीं लाया जा सकता। वो कहता है कि यदि कोई चीज एक बार विस्फोट हो गई तो उसको दोबारा से जो है उस अवस्था में नहीं मान लीजिए पटाखा आप खरीद के लेकर के आते हैं 50 रुपए का बम, होली में, दीपावली में, ईद में, जब भी खरीद के लेके आते हो तो क्या करते हैं, उसको फोड़ देते हैं माचिस मार के। तो फिर क्या उसको ऐसा बनाना चाहे तो बनेगा? नहीं बनेगा। इस प्रकार जब प्रस्थापना विधिमान्य रूप से प्रतिग्रहण हो जाता है तो बंधनकारी करार का निर्माण हो जाता है, तो दोनों पक्षकार उससे बाध्य हो जाते हैं। फिर उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि संविदा का निर्माण हो जाता है। प्रस्थापना और प्रतिग्रहण का प्रतिसंग्रहण अखंडन प्रतिग्रहण कब किया जा सकता है? लीजिए एक बात और आ गई। यहां अभी जोड़ने ओढ़ने की बात कर रहा है, संविदा बनाने की बात कर रहा है। अब यहां कह रहा है कि भैया परिखंड, प्रतिसंग्रहण, अपखंडन कब किया जा सकता है? अब भैया बनाने हैं, घर बनाए हैं तो बिगाड़ने का भी तो सुन लीजिए, बिगाड़ा कैसे जाता है, किसी घर में आग लगाई कैसी जाती है वो भी जानिए। तो इसके लिए धारा 5 को हमको देखना पड़ेगा, यानी सेक्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 5 को हमें देखना पड़ेगा। सेक्शन 5 इज सेइंग दैट कि प्रस्थापना का प्रतिग्रहण प्रस्थापक के संबंध में प्रतिग्रहण की सूचना के पूर्ण होने के पूर्व किया जा सकता है। अगर शब्द वह न समझ में आए, ला का शब्द है भाइयों, इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा। अभी आप लोग 12वीं पास करके आए हैं, 2 साल पढ़ेंगे तब जाकर के थोड़ा थोड़ा ला का सब्जेक्ट जो है सेंटेंस जो है समझ में आएंगे। धीरे धीरे समझा कीजिए। 5 में क्या कहा कि प्रस्थापना का प्रतिसंहरण प्रस्थापक के संबंध में प्रतिग्रहण की संसूचना के पूर्ण होने के पूर्व किया जा सकता है। प्रतिसंहरण क्या हो गया? प्रतिसंहरण या अपखंडन। अपखंडन क्या होता है? किसी चीज का खंडन कर देना, छिन्न भिन्न कर देना, उसको पार्ट में डिवाइड कर देना, वो अपखंडन कहलाता है। तो कहता है कि प्रस्थापना का प्रतिग्रहण प्रस्थापक के संबंध में प्रतिग्रहण की संसूचना के पूर्व किया जा सकता है। वो ये कह रहा है कि यदि मैं आपको कोई ऑफर दे रहा हूं कि मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूं और आपने मुझे यह सहमति नहीं दी कि हाँ सर मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं, तो ठीक उससे पहले मैं उसको कैंसिल कर सकता हूं कि ना 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 अब मैं कार बेचूंगा ही नहीं। यानी मैंने आपको कहा कि मैं अपनी कार बेचूंगा, फिर मैंने कहा ना 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 मैं अपनी कार बेचूंगा नहीं, तो कहने का मतलब प्रतिग्रहण हुआ ही नहीं, आपने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, तो मेरे पास ये अधिकार है, मैं उससे पहले तोड़ सकता हूं। आप लोगों को बड़ी छोटी छोटी ये बात लगती होगी, लेकिन जब आप केस लड़ेंगे, कंपनी लॉ होगा, करोड़ों का व्यापार, वारा न्यारा, लेन देन की स्थितियां जब बनेगी ना, इन छोटे छोटे चीजों का बहुत महत्व होता है कि कब उन्होंने प्रस्ताव दिया था, कब उन्होंने स्वीकार किया। अच्छा, उसके स्वीकार करने के पहले आपको सूचना मिल गई थी कि नहीं मिल गई थी? कोर्टों में 3-3 घंटा तक बहस चलती है, फिर भी इसका फैसला नहीं हो पाता है कि कौन पहले बोला। तो इसीलिए ये सब आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ जो है सबसे पहले क्यों पढ़ाया जाता है? वो इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि ये बेसिक है। अगर आपका बेसिक नहीं होगा क्लियर, तो आप आईपीसी कहाँ से पढ़ोगे, सीआरपीसी कहाँ से पढ़ोगे, जुडिशरी कहाँ से पढ़ोगे, फैमिली लॉ कहाँ से पढ़ोगे, बड़े बड़े विवाद कैसे सुलझाओगे, क्रिमिनोलॉजी कहाँ से पढ़ोगे? तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ आप लोगों को अच्छे से समझाया जाता है ताकि बेसिक चीजें आप लोगों को समझ में आ जाए कि कोई बात कब मान्य होगी, कोई बात कब विधि मान्य होगी, कोई बात का खंडन कब होगा, कोई बात का महत्व कब होगा। सब कुछ समझाने का यही एक ही तात्पर्य है कि आपको चीजें समझ में आ जाए। बाकी प्रस्थापना प्रतिग्रहण, संग्रहण, अपखंडन, ये तो सब उम्र के साथ, समय के साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे सब आ जाएगा। कंसेप्ट क्लियर किया जा रहा है आपका, आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इस संदर्भ में यह बहुत महत्व हो जाता है कि प्रस्थापना प्रतिग्रहण तथा प्रतिग्रहण की संज्ञा से पूर्ण होती है। धारा 4 के अंतर्गत उक्त दशाओं में संसूचना पूर्ण होने का उपबंध मिलता है। किस दशाओं में? चलिए आगे देखते हैं। प्रस्थापना की संसूचना कब पूर्ण होती है? धारा 4 के अनुसार प्रस्थापना की संसूचना उस समय पूर्ण होती है जब जिस व्यक्ति को यह प्रस्थापना दी गई है उसके ज्ञान में आ जाती है। बिल्कुल सही बात है। का खा को अपना 500 रुपए में रेडियो बेचने की बात करता है। का खा को मैं आपको अपनी रेडियो 500 रुपए में बेचने के लिए आपको एक पत्र लिखता हूं। अब पत्र में लिखता हूं कि न्यू ला जो है वहां पहुंचेगा, क्या नाम है, मुरादाबाद। तो प्रस्थापना की संसूचना उस समय पूर्ण हो जाएगी जबकि वह पत्र खा को प्राप्त होता है। हमने यहां से आपको पत्र भेजा,
कि 500 रुपए में मैं आपको अपना रेडियो बेचना चाहता हूं, लेटर माध्यम डाक के द्वारा भेजा, कुरियर से भेजा, आपके पास वह पहुंचा, आपके पास पहुंच गया, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वह पूर्ण हो जाएगा, प्रस्थापना की संसूचना पूर्ण हो जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा, संविदा नहीं पूर्ण होगी, संसूचना पूर्ण होगी, युक्त युक्त समय से पूर्ण होगी। यानी हमने आपको समय से बता दिया, तो समय से संविदा क्या हो जाएगी, वो संविदा नहीं होगी, सिर्फ संसूचना पूर्ण हो जाएगी। कब होती है प्रस्ताव संसूचना पूर्ण? हाँ भाई, जो प्रस्तावक है, जिसे प्रस्ताव करना है, प्रतिगृहित करना है, उसके पास लेटर भेजते हैं, तो अगर उसके पास पहुंच जाता है तो वो एक संसूचना पहुंच जाती है। अभी प्रतिग्रहण नहीं हुआ है, प्रतिग्रहण तो तब होगा ना जब उधर से वो भी लेटर लिख करके भेजेंगे कि हाँ मैं आपके द्वारा दिए गए प्रस्ताव को मैं स्वीकार करता हूं, तब क्या होगा, तभी जो है संविदा का निर्माण होगा। अभी सिर्फ हम पढ़ रहे हैं प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होती है। चलिए आगे चलते हैं, बड़ा लंबा केस है यार ये तो। एंडोर्स लिमिटेड बनाम माइल्स फॉर ईस्ट कारपोरेशन के बाद में डेनिंग एलजे ने उदाहरण देकर सामान्य नियत को स्पष्ट करने का प्रयास किया। अच्छा समझ गया, याद आ गया। अरे डेनिंग एलजे क्या है, जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉ अभी आगे और पढ़ेंगे ना, तो इनका बड़ा नाम आएगा। क्यों? क्योंकि ये जो हैं एक जज थे, न्यायाधीश थे इंग्लैंड के, तो ये बड़ा बड़ा अपना उदाहरण दिए हैं, बड़ा बड़ा वो किए हैं जो आज हम बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है, आप बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। तो एंडोर्स लिमिटेड बनाम माइल्स फॉर ईस्ट कारपोरेशन के मामले में इन्होंने क्या कहा कि न्यायाधीश ने सामान्य नियम को स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि मैं नदी के किनारे पर खड़ा होकर दूसरे किनारे पर खड़े हुए व्यक्ति को अपना प्रस्ताव चिल्लाकर पेश करता हूं और दूसरे किनारे पर खड़ा व्यक्ति चिल्लाकर उसकी स्वीकृति देता है, परंतु उसी समय हवाई जहाज गुजरने से शोर के कारण मैं प्रस्तावना की आवाज नहीं सुन पाता, तो संविदा का निर्माण नहीं होगा। यानी कहने का मतलब कि मैं नदी के इस किनारे पर खड़ा हूं और आप बच्चे उस किनारे पर खड़ा हूं, और मैं यहीं से चिल्ला करके अपनी बात बोल रहा हूं, अरे बच्चों सुनो, अरे मैं आपको अपनी बुक बेचना चाहता हूं। आप लोग उधर से कहते हैं ठीक है सर मैं आपकी बुक खरीदना चाहता हूं, तब तक क्या होता है, बीच में से एक जहाज गुजरती है घों 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 करते हुए, मेरी आवाज आप तक तो पहुंच गई, आपकी आवाज मेरे तक पहुंच ही नहीं पाती है, तो यहां पे संविदा का निर्माण नहीं होगा। प्रतिग्रहोता को चाहिए कि वह अपनी स्वीकृति पुनः दे, यानी आप कौन है, प्रतिग्रहोता हैं, प्रतिग्रहीता हैं, वचन ग्रहीता हैं, प्रतिज्ञा ग्रहीता हैं, एक्सेप्टेंस हैं, ऑफरी हैं, इससे ज्यादा मुझे शब्द नहीं आते हैं। तो आप दोबारा से मुझे बताइए, अरे सर जहाज आ रही थी, आपको आवाज नहीं सुनाई दिया होगा, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं आपकी बुक खरीदना चाहता हूं। अरे क्या क्या सब पढ़वाते हैं यार, ये तो इतना तो सबको पता है, जब आवाज जहाज नहीं गुजर जाएगी तो कैसे सुनने में आएगा। लेकिन तो सोचिए ये सब कितना छोटा आप लोगों को समझते हैं, क्या आप लोग हैं इतने छोटे? नेवर, कभी नहीं। तो इसी प्रकार यदि टेलीफोन द्वारा मैं किसी को प्रस्ताव करता हूं और वह टेलीफोन द्वारा स्वीकृति कर देता है, परंतु लाइन बीच में कट हो जाती है और वह हमारी बातों को सुन नहीं पाता, तो ऐसी दशा में भी संविदा का निर्माण नहीं होगा। ये सब आपको समझाने के लिए था। हाँ, अब थोड़ा सा महत्वपूर्ण आया है, रिसेप्शन बाय द पोस्ट टेलीग्राफ, डाक द्वारा प्रतिग्रहण या तार द्वारा प्रतिग्रहण। पहले जो वो लोग चिट्ठी पत्री भेजते थे ना, उसको तार कहते थे। अच्छा कि ये सब डाक वाक की बात इसलिए आ रही है ना, ये पहले का बना हुआ, ब्रिटिशर्स के समय, उस समय फोन ऑन था नहीं, तो उस समय डाक वगैरह के माध्यम से ही लेटर वेटर भेजे जाते थे, तो इसीलिए डाक का बार बार नाम आता है। नई जब किताब कोनो लेखक आप लोग पढ़ करके जब किताब लिखेंगे ना, तब कहिएगा कि उसने व्हाट्सएप के माध्यम से भेजा, तब आप कहिएगा उसने फेसबुक के माध्यम से बताया, तो आप कहिएगा मोबाइल पे मैसेज डाला था। आप लोग ऐसे किताब लिखिएगा, पुरानी लिखी हुई है अभी, चलो इसको पढ़ लेते हैं। कैलाश राय की किताब है, प्रोफेसर है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मिलते जुलते हैं, कभी कभार चाय भी साथ में पी लेते हैं, उन्हीं की किताब है लिखी हुई है। चाय तो नहीं पीते हैं, काफ़ी बड़े आदमी हैं, लेकिन हाँ हाय बाय हो जाता है। तो डाक द्वारा प्रतिग्रहण देने की स्थिति में प्रतिग्रहण की संसूचना जहां तक प्रस्थापक का संबंध है उसी समय उसी स्थान पर पूर्ण होता आती है, जबकि पत्र डाक में डाला जाता है। लीजिए, अब नहीं तो अब बना। डाक द्वारा प्रतिग्रहण की स्थिति में प्रतिग्रहण की संसूचना, यानी हमने आपको प्रस्ताव दिया,
कि मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूं, आप उधर से अपनी इच्छा को लिख करके भेजते हैं कि सर मैं अपनी कार आपसे खरीदना चाहता हूं, यानी मैं आपकी कार चाहता हूं, और आपने यह बात पत्र में लिख करके दे दी। तो मुझे मिले या ना मिले, जैसे ही आपने उस डाक को पत्र में डाला तुरंत संविदा का निर्माण हो गया। यही ये कह रहा है, बस इतना ही समझना है, बस इतना ही समझना है। अभी और आगे उदाहरण बताऊंगा तो आप लोग, मुझे लग रहा होगा कुछ लोग मन मन गाली दे रहे होंगे, अरे ये साला क्या बता रहा है। हाँ बिल्कुल, हमने आपसे कहा मैं आपको अपनी कार बेचना चाहता हूं, आप उधर से पत्र लिखे कि हाँ सर मैं आपकी कार खरीदना चाहता हूं, तो जैसे ही आप उस पत्र को डाक में लगा देंगे तुरंत वहीं पे संविदा का निर्माण हो गया। वो मुझे मिले 4 दिन बाद, लेकिन आपने डाक में लगा दिया तो संविदा का निर्माण हो गया। कैसे? एक वाद में क्रेता ने एक निश्चित मूल्य पर विक्रेता को भूमि क्रय करने की प्रस्तावना के लिए, जिसे विक्रेता ने स्वीकार न करने की अधिक मूल्य की मांग की, क्रेता की सहमति की दशा में अग्रिम राशि की मांग की। तो क्रेता ने अपनी सहमति या स्वीकृति का पत्र और अग्रिम राशि के लिए निमित्त बैंक ड्राफ्ट डाक द्वारा भेजा, और यह भी लिखा कि बकाया राशि को विक्रय विलेख के निष्पादन पर दे दिया जाएगा। प्रथम बार बैंक ड्राफ्ट अनुपस्थिति उल्लेख के साथ क्रेता के वापस चला आया। क्रेता के वकील द्वारा पुनः डाक विक्रेता को भेजने पर भूमि में विक्रेता में लेने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात अपनी प्रस्तावना को वापस लेने का पत्र दिया। हाँ क्या था, अब इसको अपने भाषा में समझते। एक मामला हुआ जिसमें एक क्रेता था। क्रेता ने एक फिक्स मूल्य पर, निश्चित मूल्य पर विक्रेता को भूमि क्रय करने की प्रस्तावना दी। एक आदमी था, एक आदमी से कहा कि भाई साहब आपकी जमीन जो है वो 1 लाख रुपया में बिकेगी। तो विक्रेता ने क्या किया, स्वीकार तो किया, लेकिन वो कहा भाई साहब 1 लाख में नहीं, 1,10,000 रुपए की में बिकेगी। यानी उसने क्या किया, ध्यान दीजिएगा आप लोग क्या हो रहा है। हमने ये कहा कि अरे यार आपकी जो जमीन है ना मैं उसे 1 लाख रुपए में बिकवाऊंगा। आप उधर से एक मैसेज किया, अरे भैया सुनिए 1,10,000 चाहिए। और फिर हमने सहमति दे दी और आपको अग्रिम राशि की, आपने मुझसे अग्रिम राशि एडवांस की मांग की। आपने कहा अरे तो ठीक है आपको जमीन लेना है तो कुछ पैसा हमें एडवांस में दे दीजिए। तो हमने क्या किया, आपसे भी ज्यादा चालाक निकले। हमने क्या किया, अग्रिम राशि के लिए निमित्त बैंक ड्राफ्ट के द्वारा भेजा, डाक द्वारा भेजा। ड्राफ्ट गया बैंक में पैसा किया, डीडी बनवाया और डीडी डाक के द्वारा मतलब पोस्ट के द्वारा जो है आपको भेजा। और यह भी लिखा कि बकाया राशि का विक्रय विलेख के निष्पादन पर दे दिया जाएगा। और यह भी लिखा कि सुनिए भैया जो पुराना बकाया राशि रह गया है ना, जब आप जमीन हमको लिख देंगे तो फिर हम दोबारा पूरा पैसा दे देंगे। अब हुआ क्या, प्रथम बार बैंक ड्राफ्ट अनुपस्थित उल्लेख के साथ क्रेता के पास से चला आया। पहली बार क्या हुआ कि पता नहीं क्या रीजन हुआ, अब्सेंट की स्थिति में, यानी कि वो जिसके यहां भेजा गया वो नहीं था। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, वो डीडी वापस आ गई। तो क्रेता के वकील ने पुनः उसको डाक द्वारा भेजने के लिए भूमि के विषय से इनकार कर दिया। फिर क्या हो गया, वकील था, वकील उसने पुनः दोबारा उसको भेजा। तो फिर क्या किया, क्रेता ने उसको लेने से इनकार कर दिया। तत्पश्चात अपनी प्रस्तावना को वापस लेने का पत्र लिखा। मतलब कहने का तात्पर्य यह हो गया कि एक आदमी से कहा कि अरे यार आपका जमीन में 1 लाख रुपए में बिचवाना चाहता हूं। तो आदमी कहा कि अरे नहीं भाई ऐसा है, 1 लाख में नहीं, 1,10,000 में भिजवाइए और अग्रिम राशि हमको 10,000 भेज दीजिए। तो मैं क्या, जो दूसरा पक्ष होता है वो 10,000 रुपये भेज देता है और पत्र लिखता है कि देखिए ऐसा है कि जब आप जमीनवा लिखेंगे तो हम 1 लाख रुपया पूरा आपको दे देंगे, जो बकाया है वो भी दे देंगे। लेकिन वो लिखता है और डाक द्वारा डीडी बना के भेजता है, लेकिन डाक की डीडी उसके घर जब पहुंचती है तो वो उस समय होता नहीं है, जिसके कारण क्या होता है, डाक जो है वो वापस आ जाता है। तो फिर ये वकील को पकड़ता, फिर वकील के द्वारा फिर डाक भेजता है। तो अच्छा, फिर जब डाक उसके पास पहुंचता है तो वह उसे लेने से इनकार कर देता है, वो कहता ना लेंगे। और फिर वह एक पत्र लिखता है कि मैंने जो अपनी प्रस्तावना दी है मैं उसको वापस ले रहा हूं, मैंने जो प्रस्ताव दिया मैं उसको वापस ले रहा हूं, मैं अब जमीन नहीं बेचूंगा। तो अब न्यायालय ऐसी स्थिति में क्या कहता है, इसी बात को समझना है। देखिए न्यायालय कहता है
कि क्रेता ने जैसे ही बैंक ड्राफ्ट यानी डीडी और स्वीकृति पत्र डाक में डाला, क्रेता और विक्रेता के मध्य बंधनकारी संविदा का निर्माण हो गया था। यानी भाई साहब जैसे ही उसको 10,000 उन्होंने कहा कि मैं अपनी जमीन 1 लाख रुपए में, इसने कहा 1 लाख रुपए में बेचोगे, उसने कहा नहीं 1,10,000 में बेचेंगे, 10,000 रुपए एडवांस भेज दो। ये उसको एडवांस पर भेज दिया और डाक द्वारा भेजा, लेकिन उसको वहां जो है वो मिली नहीं, वापस आ गई। तो न्यायालय कहा देखिए वापस आ गई, इसमें उस व्यक्ति की कोई गलती नहीं क्योंकि तुम घर पे नहीं थे, लेकिन उसने तो डाक में समय से लगा दिया था, तो ऐसे में संविदा का निर्माण हो गया था। समझ में आया? न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि स्वीकृति पत्र डाक में डालने के बाद प्रस्थापक अपनी प्रस्थापना को वापस नहीं ले सकता। यह तर्क विहीन, महत्व विहीन है कि एक्सेप्टेंस लेटर डाक द्वारा भेजा गया परंतु प्रस्थापक ने पत्र नहीं लिया और उसे स्वीकार नहीं किया। जहां तक एक्सेप्टेंस का संबंध है, ऐसी स्थिति में एक्सेप्टेंस का संसूचक तब पूर्ण होगी जबकि पत्र तार द्वारा प्रस्थापक को प्राप्त होता। परिणाम स्वरूप प्रतिगृहीता अपना प्रतिग्रहण तब तक वापस ले सकता है जब तक कि पत्र या तार प्रस्थापक को प्राप्त नहीं हो जाता। अतः डाक या तार द्वारा प्रतिग्रहण की दशा में भारत में प्रस्थापक के प्रतिग्रहण उस समय बाध्य हो जाता है जबकि डाक पत्र में डाला जाता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से इसको परिभाषित किया गया है। हाँ, लेकिन हमारे आपके भारत की स्थिति क्या कहती है, सबसे नीचे लिखा है। भारत की स्थिति जानने की कोशिश कीजिए। हाँ, अगर आपको किसी को उसमें है जो इंटरनेशनल लेवल पे वाद करना चाहेगा तो वो जो है और चीजों को पढ़ लेगा। तो भारत की स्थिति यह है कि प्रस्थापना से प्रतिग्रहण से उसी समय बाध्य हो जाता है जबकि वह पत्र डाक में डाला जाता है। जैसे ही डाक में डालेगा उसी समय वह पत्र जो है वो हो जाएगा, संविदा का निर्माण हो जाएगा। अब रुक जाइए भाई, हम भी जानकार कम हैं। पहले ये तो देखें कि सबको बंद किए हैं, आवाज से खोलेंगे कैसे, पता है नहीं है खोलेंगे कैसे। चलिए भाई, किसी को और कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो बोले। किसी को कुछ हेलो। कहना है, समझ में आ रहा है? हेलो सर। हाँ बताइए मोदनवाल जी। सर अनुमोदन क्या है? रामायण पूरी खत्म हो गई, अब पूछ रहे हैं नहीं कि सर, स्पीकर बंद था सर। स्पीकर बंद था इसीलिए आप पूछ नहीं पाए। देखिए जी कभी कभी बाबू कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें शब्दों के मेलन से, सम्मेलन से समझना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ जाते हैं जहां आपका वो शब्द आया था अनुमोदन। ठीक है, यहाँ देखिए क्या बातें हो सकती हैं, यहाँ क्या बातें निकल करके आएंगी, उसी से आप अंदाजा लगाइएगा। हाँ देखिए, यहाँ कहा है कि पोलक और मुल्ला मद्रास उच्च न्यायालय से सहमत नहीं थे। इनके अनुसार अंतिम अनुमोदन के पश्चात, अंतिम अनुमोदन क्या होता है? अनुमोदन यही होता है जो एक प्रकार से स्वीकृति होती है, उसी को अनुमोदन कहा जा सकता है, या आप उसको ऑफर के तर्ज पे भी उसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। तो अनुमोदन के पश्चात यानी अनुमोदन के बाद, तो अनुमोदन का कई अर्थों में आप जो है अर्थ लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि
मतलब सिर्फ यहीं आपका यूज होगा। कहने का मतलब जी है सर। हिंदी इसको अगर अच्छे से समझना हो तो इसका अर्थ होगा कि किसी के मत पर उसके कार्य पर अपनी सहमति को प्रकट करना, यानी समर्थन, संतुति, अप्रूवल। अप्रूवल, अप्रूवल जो इंग्लिश में शब्द है अप्रूवल, उसको अनुमोदन कहते हैं। तो अंतिम अप्रूवल, लास्ट अप्रूवल। तो इसके अनुसार लास्ट अप्रूवल के पश्चात, यानी लास्ट अप्रूवल होने के बाद इसकी सूचना प्रस्थापक को दी जानी चाहिए, यानी कि सहमति प्रकट करना। अंतिम अनुमोदन यानी लास्ट वाली सहमति को प्रकट करना। वेरी गुड क्वेश्चन, आपने बहुत अच्छा किया, आपने क्वेश्चन किया, क्योंकि इतने की वजह से अगर आप नहीं क्वेश्चन करते तो छूटा रहता तो अच्छा नहीं लगता। अगर आप लोगों की हिम्मत है तो आप लोग बताएं। इसके बाद केवल एक केस है, वो केस जो है आप लोग पढ़ लीजिए, और अगर नहीं आप लोग चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़ाएंगे। तो जैसा हो आप लोग अपनी सहमति बताइए। अगर आप लोग चाहते हैं कि एक केस और है उसको पढ़ ही लिया जाए, सर पढ़ाइए आप। ठीक है। जय किशन जी का कहना है पढ़ाइए। कोई और? अरुण कुमार जी आप बताइए। पढ़ाओ सर, पढ़ाओ, अभी कुछ नहीं हुआ। सर पढ़ाइए अभी। हाँ सर पढ़ाइए। ठीक है, ये चलिए। ये लोग भी अभी पढ़ने की इच्छा जागे हैं, देखो कह रहे हैं पढ़ाइए पढ़ाइए। ग्रीन कलर की जाइट जल रही है। 20 लोग लेकिन कम हो गए हैं वहाँ वाली टीम में, ये दिखा रहा है इसमें। चलिए, हाँ देखिए, आपने बहुत तरीके के केस को देखे कि किन किन स्थितियों में जो है संसूचना डाक द्वारा स्थिति बन रही है। एक है थोड़ा सा एडम्स बनाम लिडसेल में, ये थोड़ा सा समझने वाली चीज है, ध्यान दीजिएगा, गौर दीजिएगा आप लोग। प्रतिवादी ने पत्र दिनांक 2 सितंबर 1817 द्वारा वादी को ऊन बेचने का प्रस्ताव किया। तिथियों का यहाँ पे, यार कोई है ना जो ऑडियो ऑन कर लेता है, मत ऑन करो भैया। मैं आप ही लोगों के लिए जो कर रहा हूँ अपने लिए कुछ भी नहीं। हमको तो जो अपने जीवन में बनना था हम बन चुके, तो काहे नहीं म्यूट करते हैं भैया, काहे जो है यार चला देते हैं। कुमार अंबुज जी, काहे, क्या कोई दिक्कत है? आप कुछ बोलना चाहते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं सर मैं अब निम्मी जी हैं, इनको लोअर हैंड पता नहीं क्यों उठा रही हैं, क्या दिक्कत? कुछ कहना चाहती हैं, बोलिए। अब कहेंगी कुछ नहीं बोलना है। ठीक है, तो इसको बस आप लोगों को इतना इसमें समझना है कि अभी तक जो था अरे यार फिर ऑन कर दिया। हाँ निम्मी बताइए, हाँ निम्मी बताइए, क्या कहना है? बताइए, कुछ कहना है आपको? लीजिए, अब थोड़ी देर के लिए हम सबको ही बंद कर दे रहे हैं, ज़्यादा सही रहता है। ये बढ़िया सीख गए हैं हम कि सबको एक के साथ बंद कर दो तो हल्ला वल्ला नहीं होगी। चलिए, तो एक है थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एडम्स बनाम लिडसेल का केस था। उसमें क्या हुआ था कि प्रतिवादी ने पत्र 2 दिसंबर 1817 द्वारा वादी को ऊन बेचने का प्रस्ताव किया। 2 दिसंबर 1817 को उसने कहा कि मैं तुम्हें ऊन बेचना चाहूंगा। वादी ने 5 सितंबर 1817 को वह पत्र प्राप्त किया। अब रुक जाइए, बंद करना पड़ेगा, मोटर वोटर चला रहे हैं सब, बंद ही करना पड़ेगा भाई।
सर ये पढ़ने आते हैं मजा लेने, मजा ही लेने आते हैं यार। पता नहीं क्या करेंगे जिंदगी में अपनी। क्या मैं बोल सकता हूँ भाई, मेरे लिए तो आप सभी लोग बराबर हैं, मैं जो किसी को खुद कुछ पढ़ नहीं पा किसी को पढ़ने भी ना दे रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है बार बार। वही बात है ना। चलिए अब नहीं डिस्टर्ब होगा, अब नहीं डिस्टर्ब होगा, सब लोग बंद। तो प्रतिवादी ने प्रतिवादी ने 5 पत्र में 2 सितंबर 1817 को वादी को ऊन बेचने का प्रस्ताव किया। वादी ने 5 सितंबर 1817 को वह प्राप्त किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, उसी दिन सेम डेट में वादी 5 सितंबर 1817, आप लोग भी पढ़िए मेरे साथ हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वादी ने 5 सितंबर 1817 को वह प्राप्त किया, और जैसे ही वह प्राप्त उसी दिन सितंबर 1817 को स्वीकृति पत्र डाक में डाल दिया। परंतु रास्ते में देर हुई और यह पत्र प्रतिवादी को 19 सितंबर 1817 को प्राप्त हुआ। स्वीकृति पत्र की प्रतीक्षा करने के बाद प्रतिवादी ने वह उन 8 सितंबर 1817 को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया, और तत्पश्चात 9 सितंबर 1817 को उसे स्वीकृति पत्र प्राप्त हुआ। तो वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध संविदा भंग का वाद संस्थित किया। देखिए शब्दों को थोड़ा सा पकड़िए, यहां बात क्या हुई, चलिए अपनी भाषा में समझते हैं। बात यह हुई कि मैंने आपको ये कहा कि मैं आपको ऊन बेचूंगा 2 सितंबर 1817 को। आज मैंने कहा कि मैं आज आपको एक पत्र लिखा या आपको प्रस्ताव दिया 2 सितंबर 2017 को, ठीक। 5 सितंबर 1817 को आपको प्राप्त हुआ। क्यों? क्योंकि अगर हम 2 तारीख को भेजेंगे तो 2-3 दिन तो लगेगा ना कुरियर में आपके पास पहुंचने में, तो 2-3 दिन बाद आपको पहुंचता है। लेकिन जिस दिन आपको पहुंचता है ठीक उसी दिन आप जो स्वीकृति पत्र वो मुझे डाल देते हैं, लेकिन वो क्या हो जाती है, वो देर हो जाती है, वो मुझे लेट से मिलती है। यानी कि हमको 5 सितंबर को भेजा गया, 6-7 में ना मिलकर के मुझे 19 सितंबर 1817 को प्राप्त हुआ, और उसके बीच में हमारा पत्र नहीं पहुंच पाया था, और उसके बीच में वो 2 सितंबर को बेचारा वेट किया, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर, 6 सितंबर, 7 सितंबर, 8 सितंबर नहीं पहुंचा। बस उसने 9 सितंबर 1817 को, तत्पश्चात 9 सितंबर 1817 को जो स्वीकृति पत्र क्या हो गया, वो प्राप्त हुआ। तो यहां समझने वाली चीज क्या है, देखिए कि 2 सितंबर 1817 को वादी ऊन बेचने का प्रस्ताव किया, अब 5 सितंबर 1817 को वह प्राप्त किया वादी ने, और ठीक उसी दिन 5 सितंबर 1817 को हुई स्वीकृति पत्र डाक में डाल दिया, परंतु रास्ते में देर होने के कारण वह 19 सितंबर 1817 को प्राप्त हुआ, और स्वीकृति पत्र की परीक्षा करने के बाद, यानी उसकी प्रतीक्षा करते करते वह 8 सितंबर 1817 को किसी अन्य व्यक्ति को बेच दिया। और जब वो 8 सितंबर 1817 को बेचता है तो क्या होता है, 9 सितंबर 1817 को उसे वह स्वीकृति पत्र प्राप्त होता है। तो वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध संविदा भंग का न्यायालय में वाद स्थापित किया। तो न्यायालय ने प्रतिवादी को संविदा भंग के लिए दायी ठहराया। न्यायालय के अनुसार स्वीकृति पत्र डालते ही वादी और प्रतिवादी के मध्य संविदा का निर्माण हो चुका था, अर्थात 5 सितंबर 1817 को स्वीकृति पत्र डाला गया और उसी समय संविदा का निर्माण हो गया। परिणाम स्वरूप 8 सितंबर 1817 को प्रतिवादी द्वारा उक्त ऊन किसी अन्य व्यक्ति को बेचना संविदा भंग के लिए दायी था। देखिए यहाँ ये क्या कह रहा है कि 2 सितंबर 1817 को पत्र लिखे थे, उसने 5 सितंबर को ही उसका रिप्लाई दे दिया था। अब भले ही रास्ते में लेट हो गया, लेकिन जैसे ही वहां से वो पत्र डाला संविदा का निर्माण हो गया था। अब संविदा भंग जो है वो नहीं की जा सकती। तो बस कहने का मतलब ये था कि अगर समय का कहीं पे तिथि का उल्लेख आ जाता है, समय का उल्लेख आ जाता है,
तो ऐसी स्थिति में भी अगर डेट है और उस डेट के मध्य यानी बिटवीन डेट के प्रतिवादी जो है वो लेटर डाक में डाल देता है, तो भारत में ऐसा प्रावधान है कि वो संविदा भंग का वहां पे निर्माण नहीं होगा। वो भले ही पत्र डाक के द्वारा लेट हुआ है, ना कि उस व्यक्ति द्वारा लेट हुआ है, उसने तो बिल्कुल समय पे 5 तारीख को मिला और 5 तारीख को रिप्लाई दे दिया, तो यानी संविदा हो गई, उसने संविदा को भंग नहीं किया। वो कुरियर वाले की गलती है जो रास्ते में लेट हुआ।